अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 9th क्लास के एक फिज़िक्स के नए टॉपिक के साथ। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एनर्जी एंड द प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो स्टूडेंट्स आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके अंदर टॉपिक्स ऑफ द डे हैं हमारे पास। सबसे पहले है पोटेंशियल एनर्जी। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन भी करेंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा एफिशिएंसी। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ पावर, पावर क्या होती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ पावर, पावर के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4-5 टॉपिक्स हैं, ऑल दीज आर डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे एग्जाम्स में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं, और आइंदा भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे, क्योंकि इनकी लेंथ नहीं है। जस्ट आपको डिफ़ाइन करना है टर्म को, उसका फार्मूला लिखना है, और अगर उसका यूनिट है तो आपने उसका यूनिट लिखना है। जब भी आपसे एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कोशिश करनी है कि 2 नंबर उस सिक्योर करने के लिए 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपर वेट देने के लिए आपने क्या करना है, यू शुड हैव टू राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। आपने एक प्रेजेंटेबल वे में एक अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन यू हैव टू राइट द फार्मूला, आपने उसका फार्मूला लिखना है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपने क्या करना है, उसका यूनिट लिखना है। और अगर सपोज़ कोई चीज़ रेशो है 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ की और उसका यूनिट नहीं है, देन यू शुड हैव टू डिफाइन द रीज़न दैट वाई दिस थिंग डज नॉट हैव एनी यूनिट, क्यों इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको एनर्जी का स्टूडेंट्स बताया था कि एनर्जी जो है हमारे पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म की जो काम करने की सलाहियत होती है उसको हमने एनर्जी का नाम दिया था। वहीं पर ही मैंने आपको इसकी 2 बेसिक टाइप्स के हवाले से बताया था। नंबर 1 थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एंड नंबर 2 जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारे पास वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक हिंट बताया था, आज मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि आपको मैंने बताया है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन कब होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। जब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त उसकी एनर्जी कौन सी एनर्जी है, उस वक्त उसकी एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दैट हैज़ अ सर्टन पोजीशन, उसकी एक मखसूस पोजीशन है, और उस पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम कहेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड पोटेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम पी। तो आप यहाँ से ये हिंट जहन में रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब होगी किसी भी बॉडी की, व्हेन अ बॉडी हैव सर्टेन पोजीशन, यानी कि किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो आते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे एनर्जी possessed by a body due to its position। तो इसके अंदर देखें सबसे इम्पॉर्टेंट या की वर्ड जो है दैट इज़ पोजीशन। वो क्या है, वो पोजीशन है, यानी कि किसी भी बॉडी की जो पोजीशन की वजह से हमारे पास एनर्जी है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हम उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। तो 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, वाटर इन अ डैम, किसी भी डैम के अंदर, किसी भी कंटेंट जगह के अंदर, किसी भी से स्टोर करने वाली जगह के अंदर हमारे पास जो वाटर होता है बेटे दैट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। वो एक मखसूस पोजीशन होती है उसकी, तो इट मीन्स कि उसकी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद हमारे पास
तीर कमान का आपको पता है, उसके अंदर अगर सपोज हमने एरो डाला है, तीर डाला है कमान के अंदर, उसको हमने स्ट्रेच किया हुआ कमान को इस तरह, ठीक है। जब हम उसको स्ट्रेच करके रखते हैं तो उस वक्त उसकी एक सर्टेन पोजीशन होती है, तो इस पोजीशन की हालत में जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज़ आल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली सपोज ये मेरे पास मार्कर है, ये ज़मीन से कुछ बुलंदी के ऊपर मौजूद है, तो इट हैज़ सर्टन एनर्जी, इसकी कोई ना कोई मखसूस एनर्जी है विच इनेबल्स दिस ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क, जो इस जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वो कोई काम कर सके। तो इट मीन्स इस हालत में भी जो इसकी एनर्जी होगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैंने 2 से 3 एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। दीज आर पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ये इन ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। यानी कि इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल्स ली हैं, यानी कि इनके अंदर जो मैंने केसेस डिस्कस किए हैं, उन केसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है हमारे पास वो डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट होती है। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था तीर कमान की, आजकल बच्चे सारे अर्तुगुल देखने में मसरूफ़ हैं, ऊपर से लॉकडाउन हो गया, तो अर्तुगुल के अंदर आपने देखा है कि तीर कमान के अंदर कैसे जो तीर है वो दुश्मन पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि बेसिकली तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो टाइप्स के अंदर हमारे पास 2 मेजर टाइप्स आती हैं इसकी। पहली है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिसिटी फिज़िक्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि व्हेन वी अप्लाई अ प्रॉपर स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो देन दिस ऑब्जेक्ट हैज़ द एबिलिटी टू रिटर्न और टू ओरिजिनेट और टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपने आप को रीस्टोर करने की एबिलिटी रखता हो, वापस आने की सलाहियत रखता हो। इस प्रॉपर्टी को हम किसका नाम दे देते हैं? इलास्टिसिटी का नाम दे देते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि जब एक तीर कमान के अंदर एक एरो डाला जाता है सपोज, और उसके बाद वो जो उसको तीर फेंकने वाला होता है उसको स्ट्रेच करता है, उसको खींचता है, इस हालत में उसकी एक सर्टन पोजीशन है, और इस पोजीशन में दैट बो इनेबल्स द एरो टू डू सम वर्क, वो बो जो है, वो जो तीर कमान है हमारे पास, वो उस एरो को इस काबिल बनाता है कि वो एरो कुछ काम कर सके, और इस वजह से उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो हम इसकी जब डेफिनेशन करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एनर्जी present in a stretched bow is called elastic potential energy। तो ये इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है स्टूडेंट्स। तो फर्दर हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइप की जो दूसरी टाइप हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल, इससे हमें ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, और ग्रेविटी का ओरिजिन हमारे पास, ग्रेविटी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरफ ट्रैवल करते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, टुवर्ड्स द अर्थ ट्रैवल करते हैं। ज़मीन तमाम अजसाम को अपनी तरफ खींचती है विद अ सर्टन फोर्स, एंड दैट फोर्स इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इट मीन्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी काम कर रहा है, देन that energy which enables the object to do some work is known as gravitational potential energy। वो एनर्जी जो इस बॉडी को इस काबिल बनाती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर काम करे, उस एनर्जी को हम नाम दे देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो इट मीन्स जब सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरे पास इस मार्कर की ज़मीन से कुछ ना कुछ हाइट है, कुछ ना कुछ बुलंदी है। अगर इस मार्कर को मैं देखिए नीचे फेंक नहीं रहा, थ्रो नहीं कर रहा, आई जस्ट रिलीज द ऑब्जेक्ट,
मैं इस ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ रहा हूँ, ये किस फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ट्रेवल कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से ट्रेवल कर रहा है। इट मीन्स ग्रेविटी अट्रैक्ट दिस मार्कर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी जो है, जिसको हम वेट का नाम देते हैं, इस बॉडी का वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस बॉडी को किस तरफ अट्रैक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर करता है, और यही फोर्स और डिस्टेंस जो था हमारे पास वर्क डन था, और यही वर्क डन करने की एबिलिटी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या कहलाती है? एनर्जी। तो चूंकि ये ग्रेविटी की वजह से है, सो इस हालत में जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इट इज़ प्रेजेंट एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जब ये ज़मीन से कुछ बुलंदी के ऊपर मौजूद है, इस वक्त ये इस पोजीशन में है कि इट कैन डू सम वर्क, ये कुछ काम कर सकता है। इसलिए इस हालत में जो इसकी एनर्जी होगी, जो इसे इस काबिल बनाती है कि ये काम कर सके, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो वेरी सिंपल, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू सम हाइट। ठीक है, कुछ ना कुछ हाइट की वजह से, कुछ ना कुछ बुलंदी की वजह से फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से जो बॉडी की एनर्जी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यानी कि हमारे पास, हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टैंड्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट्स दैट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें ये बताती है कि हमारे पास द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, इसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट is called gravitational पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इस बॉडी की क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी डिराइव करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि सपोज़ यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है या वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन जो होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वुड बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो होता है, सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये अर्थ है हमारे पास, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, m मास है इस ऑब्जेक्ट का, और ये यहाँ पर पड़ा हुआ है ड्यू टू सम हाइट। हमने अभी जिक्र किया हाइट का, तो इट मीन्स ये ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर मौजूद है। इस हाइट को अगर मैं लेबल कर दूं h के नाम से, तो इट मीन्स इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो फोर्स किसकी होगी इस बॉडी के वेट की फोर्स होगी, एंड वेट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू mg। वेट हमेशा किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है। तो f क्रॉस, ये हाइट कितनी है? h, तो f क्रॉस h हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये चीज़ देखते हैं कि जो फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रही है वो वेट के इक्वल है, एंड वेट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू mg। ये mg के इक्वल, अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम f क्रॉस h है, तो f की जगह हम लिख देंगे w क्रॉस h। w की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे mg क्रॉस h, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस वुड बी mg h। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला डिराइव करते हैं हम, दैट इज़ mgh, वो हमारे पास mgh के इक्वल है। तो इससे हमें ये पता चला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसको अगर हमने किसी भी बॉडी के अंदर फाइंड आउट करना हो कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट के ऊपर मौजूद है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, देन वी शुड हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज़ ऑफ mg एंड h इन दैट इक्वेशन। हम उस इक्वेशन के अंदर mg और h की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और इसकी टाइप्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं हल्का सा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टैंड्स फॉर पोजीशन। हमारे पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होता है
कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर होता है, जब वो मूव नहीं कर रहा होता उस वक्त जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? एनर्जी प्रेजेंट इन अ स्ट्रेच्ड बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बो व्हाट डज इट मीन? इसके क्या मतलब है? तीर कमान, ठीक है। कमान के अंदर जो तीर होता है उसको जब आप खींचते हैं तो उस पोजीशन में जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ मैं एक एग्जांपल और ऐड करता जाऊँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि ये जिम वगैरह जाएं तो या वहाँ एक्सरसाइज पर्पज़ के लिए हमारे पास स्प्रिंग होते हैं एंड वी शुड हैव टू स्ट्रेच दैट स्प्रिंग। जब हम उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो फिर हमारे पास उस पोजीशन के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? जब हम उसको खींचते हैं और सपोज़ ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इमेजिन कर लेते हैं जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ इस हालत में मैंने रखा हुआ है, इस वक्त जो इसकी एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये भी एग्जांपल कर सकते हैं, बो की जगह स्प्रिंग भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट इलास्टिक होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। किसी हाइट के कुछ ना कुछ हाइट के ऊपर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर मौजूद होता है उस वक्त जो उसकी एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इसके बाद हमने इसका एक फार्मूला डिराइव किया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने आपको बताया कि एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द वर्क डन। जब कोई भी बॉडी काम करता है तो उसका अंदर उतनी ही काम करने की एबिलिटी होती है जितनी उसके अंदर एनर्जी होती है। तो यहाँ जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम इधर वर्क डन का फार्मूला यूज़ करेंगे। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स हमारे पास क्या है? जब कोई भी बॉडी ज़मीन से कुछ बुलंदी पर पड़ा हुआ होता है तो उस हालत में उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो उसके वेट की फोर्स होती है। तो हमने फोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया? W से, एंड F इज़ इक्वल्स टू W, W इज़ इक्वल्स टू mg। तो इसका मतलब F की जगह जब हमने W पुट किया और W की जगह mg पुट किया तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी की? mgh। तो ये है हमारे पास इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और फार्मूला। इसके बाद स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर टुडेज टॉपिक वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ एफिशिएंसी। हमने डिस्कस करना है कि एफिशिएंसी क्या होती है। सपोज़ मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट स्टूडेंट कौन है। तो मैं क्या करूँगा? मैं आई हैव टू कंडक्ट एन एग्ज़ाम। मैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट करूँगा, मैं एक पेपर लूँगा जिसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने 20 नंबर का एक पेपर लिया आपसे, तो इट मीन्स ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, इट कंटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट। ये क्या है? ये इनपुट है। अब आप सब स्टूडेंट्स पेपर के ऊपर लिखेंगे, अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स अप्लाई करेंगे ताकि आप जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट प्रूव कर सकें। फॉर दैट पर्पज़ जब आप लिखने जा रहे हैं और जब लिखने के बाद आप अपनी वो जो आंसर शीट है वो मेरे हैंड ओवर करेंगे तो उस आंसर शीट को मैं ग्रेड करूँगा। तो जो चीज़ आप हासिल करेंगे मार्क्स, दैट इज़ कंसिडर्ड एज आउटपुट। वो आपकी आउटपुट होगी। और एक बात आपने याद रखनी है, किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के अंदर कभी भी जो आउटपुट होती है वो इनपुट को एक्सीड नहीं करती। अगर आइडियल केस हो, अगर 100% कोई भी चीज़ एफिशिएंट है, अगर उसकी एफिशिएंसी 100% है, अगर मेरी क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 100% पूरी की पूरी बुक याद की हुई है और उसको अच्छी तरह लिखने की एबिलिटी भी है, इवन देन ही और शी कैन गॉट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 20। मैंने 20 मार्क्स की इनपुट दिया तो वो मैक्सिमम कितने मार्क्स ले सकता है? 20। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट है दैट कैन बी मैक्सिमम इक्वल्स टू इट्स इनपुट। वो इसकी इनपुट के बराबर तो हो सकती है बट नेवर एक्सीड टू द इनपुट। वो इसकी इनपुट से एक्सीड नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है, इसका मतलब अगर सपोज़ मेरे पास एक स्टूडेंट 20 में से 20 मार्क्स ले रहा है, दैट इज़ 100% एफिशिएंट स्टूडेंट। उसकी एफिशिएंसी 100% है। अगर कोई उसमें से 90% ले रहा है, उसकी 90% एफिशिएंसी है, 80% ले रहा है तो 80% एफिशिएंसी है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करने जाते हैं तो एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की रेशो ली जाती है। उसमें एक आउटपुट होती है और एक इनपुट होती है। आउटपुट जो होती है दैट इज़ हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हम चाह रहे होते हैं कि ये आए, और इनपुट जो होती है गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की वो शक्ल होती है जो हम इसको देते हैं। तो वी कैन डिफाइन एफिशिएंसी सच एज, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट। ठीक है, हमारे पास जो है
किसी भी सिस्टम की जो रिक्वायर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है वो हमारे पास आउटपुट के तौर पे, और गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम एनर्जी गिवन देते हैं इसको दैट इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट। तो दैट वो हमारे पास इनपुट के तौर पे डिस्कस होती है। तो इन दोनों की रेशियो जो होती है दैट इज़ नोन एज एफिशिएंसी, उसको हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो एफिशिएंसी की तरफ आते हैं सबसे पहले। तो एफिशिएंसी को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट एंड गिवन फॉर्म टोटल एनर्जी जो हम इसको देते हैं, गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट। तो हम इसको डिफाइन करेंगे द रेशियो of required form of energy obtained from a system as output to the total energy as input। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिनके ऊपर आपने गौर करना है वो दो हैं, एक है आउटपुट का और एक है इनपुट का। तो इसका मतलब है कि जब हम एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करने जाते हैं, जब हमने एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करना होता है तो वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट, या इधर लिख दे रिक्वायर्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। अब टोटल को आप लिख सकते हैं गिवन एनर्जी। तो ऊपर वाली फार्मूले को अगर हम इस तरह लिखें, रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या नाम दे सकते हैं, आउटपुट, और गिवन एनर्जी जो होती है हमारे पास इसको हम किसका नाम दे देते हैं, इनपुट। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास। और अगर हम इसको परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहें, for that purpose we should have to multiply this value with 100। परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला है। एक बात आपने याद रखनी है कि एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की आप फाइंड आउट करते हैं तो इट इज़ द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ये दो एक जैसी चीज़ों की रेशो होती है, और जब भी दो एक जैसी चीज़ों की रेशो हो उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो एफिशिएंसी जब भी किसी भी चीज़ की फाइंड आउट करेंगे तो इसका यूनिट नहीं होगा, जस्ट एक नंबर होगा, एक परसेंटेज होगी, एक वैल्यू होगी। हम कहेंगे जी ये इतने % एफिशिएंट है, लेकिन कोई भी फिजिकल यूनिट इसके साथ यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ टू सिमिलर थिंग्स। ये दो एक जैसी चीज़ों की रेशो है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एफिशिएंसी थी। अब लास्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वो टॉपिक क्या है हमारे पास, पावर। तो यहाँ से रेज कर लेते हैं इसको। अब ये देखें हमारे पास व्हाट इज़ पावर। पावर क्या है? पावर को डिफाइन करने के लिए वी शुड हैव टू डिवाइड द वर्क डन ऑन टाइम। हमें वर्क डन को किस पे डिवाइड करना पड़ता है? टाइम पे डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक ही काम है, मैं दो डिफरेंट स्टूडेंट्स को असाइन करता हूँ। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। मैं ए स्टूडेंट को कहता हूँ बेटे ये डस्टर यहाँ से उठा के आप वहाँ रख कर आओ। दूसरे स्टूडेंट को भी मैं यही काम असाइन करता हूँ सिमिलर टाइम में कि बेटे आप भी ये डस्टर यहाँ से उठा के वहाँ रख के आओ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट के अंदर पावर ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को एक काम असाइन कर दिया, मैं टाइम नोट करूँगा। सपोज़ एक स्टूडेंट ए जो है वो इस डस्टर को वहाँ रख के वापस आ रहा है 2 सेकंड के अंदर। दूसरा स्टूडेंट जो है वो इस डस्टर को वहाँ रख रहा है 3 सेकंड में। इट मीन स्टूडेंट बी कंज्यूम्स मोर टाइम। जो बी स्टूडेंट है उसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है, तो इसका मतलब बी स्टूडेंट जो है उसकी पावर क्या होगी, वो कम होगी। तो ए स्टूडेंट चूँकि कम टाइम में हमारे पास वही वर्क डन कर रहा है, तो इट मीन्स ए कंटेन मोर पावर। ए की पावर जो होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। फॉर दिस पर्पज़ इस वैल्यू के लिए हमारे पास देखिए हम कह सकते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क।
रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी ये बात कई दफ़ा बताई है कि व्हाट इज़ रेट। रेट क्या है? रेट का वर्ड जब भी फिज़िक्स के अंदर आ जाए तो यू शुड हैव टू नो दिस थिंग दैट इट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब होता है किससे डिवाइड कर देना, आपने टाइम से डिवाइड कर देना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जब हम डिस्कस करेंगे तो इट मीन्स रेट की मीनिंग क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। हमने किसको टाइम पे डिवाइड करना है, वर्क डन को। तो इसी का अगर मैं स्टूडेंट्स फार्मूला लिखने जाऊँ तो फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला वर्क डन को किस पे डिवाइड करेंगे, टी पे। क्यों, रेट के मीनिंग क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन को जब टाइम पे डिवाइड कर दें तो इट इज़ नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसके मैथमेटिकल फार्मूला रिलेशन क्या होगा, P इज इक्वल्स टू W ओवर T। इसके बाद इसका जो स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट है ना, दैट इज़ वॉट। पावर का यूनिट क्या है हमारे पास, वॉट है, WATT। अगर हम 1 वॉट को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या डिफाइन करेंगे, देखें यहाँ इसी फार्मूले में अगर मैं वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो वी कैन से दैट, हम ये बात कह सकते हैं कि पावर ऑफ अ बॉडी विल बी 1 वॉट। किसी भी बॉडी की पावर 1 वॉट होगी इफ़ इट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इफ़ अ बॉडी, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, डज 1 जूल वर्क in 1 second, हमारे then power will be 1 watt। तो इसी फॉर्मूले के अंदर जब हम ये वैल्यू करेंगे, पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स पावर हमारे पास 1 यूनिट आ गया वॉट, और इसका W स्टैंड फॉर वॉट नॉट वर्क डन। तो इधर हम यूनिट्स लिख रहे हैं, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो इसका मतलब जूल पर सेकंड जो है दैट इज़ नोन एज 1 वॉट, उसको हम 1 वॉट का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वॉट जो है दिस इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर। ये पावर का छोटा यूनिट है। जब हम इसके बिगर यूनिट की बात करेंगे तो 1 किलो वॉट, किलो का मतलब होता है 1000, तो यानी कि 1 किलो वॉट में कितने वॉट होंगे, 1000 वॉट होंगे। और 1 मेगा वॉट, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो 1 के साथ हम कितने जीरोस लगा देंगे, 6। तो ये हमारे पास 1 मेगावाट आ जाएगा। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि हमारे पास पावर का यूनिट जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो 1 हॉर्स पावर जो है हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, 746। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पावर के हमारे पास स्मॉलर यूनिट जो है दैट इज़ वॉट, और इसके बिगर यूनिट जो है हमारे पास वो क्या है, बिगर यूनिट के तौर पे हम इसको डिस्कस करते हैं किलोवाट में और मेगावाट में। तो आपने एक बात याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 746 वाट के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास बिगर यूनिट है पावर का, और ये आमतौर पे इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, मिलो फैक्ट्रियों के अंदर, कि हमारे पास 1 हॉर्स पावर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है हमारे पास, 746 वाट के। तो ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ पावर। ये 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट जो है ये हमारे पास कई दफ़ा MCQs में पूछा जा चुका हुआ है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में आपने अपना रजिस्टर, पेन, पेंसिल, मार्कर हर चीज़ साथ रखनी है। हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट में आपको दिया करूँगा बोर्ड के ऊपर उसी न्यूमेरिकल को नोट करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अगेन, फिर हम 2 से 3 मिनट का इंटरवल रखेंगे और फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी तौर पे अपना रजिस्टर, पेन, पेंसिल साथ रखना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।